मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है और ये पार्ट 3 है, पार्ट 3। इसके पीछे वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पिछले वीडियो को मैं लिंक में दे दूँगा, आई बटन में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा, यूरोपीय समाज में समाजवाद कैसे आया, यूरोप में समाजवाद का अस्तित्व कैसे हुआ, वहाँ का विकास कैसे हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे कि उदारवादियों और रेडिकलों का मानना था कि सभी को अपने विकास करने के लिए स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दे दी जानी चाहिए। जैसे अगर कोई पूंजीपति है और उनके पास पूंजी है तो ऐसे में उनको खुली छूट दे देनी चाहिए ताकि वो उद्योग कारखाना वगैरह लगा सके और अपना भी विकास कर सके और दूसरों को रोज़गार भी दे सके। तो इस तरह से उदारवादियों का सोच था और ऐसा हुआ भी कि उनको रोज़गार तो मतलब उनको खुली छूट भी दी गई और बहुत सारे यूरोपीय देशों में उदारवादी और रेडिकल थे, वो उद्योग वगैरह लगाए जो भी पूंजीपति थे, और इससे पूंजीपतियों को बहुत ज़्यादा विकास हुआ। लेकिन वहीं पे जो मज़दूर थे जिनकी वजह से पूंजीपतियों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, मज़दूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि मज़दूरों को 10 से 12 घंटे, कई बार 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा था। लेकिन काम करने की घंटे तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन पैसे बहुत कम थे, वेतन बहुत कम था। तो इससे मज़दूरों को काफ़ी शोषण हो रहा था और ऊपर से मौसमी बेरोज़गारी को भी झेलना पड़ रहा था। तो इस तरह से सामाजिक कल्याण नहीं हो रहा है, समाजवाद कहीं पे दिख नहीं रहा इस तरह की व्यवस्था में। तो इसी वजह से मज़दूरों की स्थिति ख़राब ना हो, मज़दूरों का भी कुछ फ़ायदा हो सके और देश के हर एक लोगों को फ़ायदा हो सके, इसके लिए यूरोपीय समाज में समाजवाद का जो विचारधारा है उसका उदय होता है। अब वही हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें। 19वीं सदी की अगर मध्य की बात करें, जैसे 1850 की बात करें, तो 1850 तक आते आते यूरोप में समाजवाद का जो विचारधारा था वो काफ़ी फैल चुका था और देश के काफ़ी सारे लोग हैं समाजवाद के बारे में समझने लगे और उसके बारे में अवेयर हो गए। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होना शुरू हो गया। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, मतलब जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वो उदारवादियों के एक तरह से विरोधी माने जा सकते, क्योंकि उदारवादी है, संपत्तियों का जो पूंजीपति है उनका समर्थक थे, ठीक है, उनको खुली छूट देने की बात कर रहे थे ताकि वो खूब कमा सके। लेकिन ऐसे में मज़दूरों का शोषण हो रहा था, देश के हर एक लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो इसलिए समाजवादी जो थे वो अपने विचार प्रकट करते हैं कि पहली बात तो समाज में किसी प्रकार का निजी संपत्ति होना ही नहीं चाहिए, ऐसे समाजवादियों का मानना था। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है, मतलब देश में निजी संपत्ति किसी के पास होना ही नहीं चाहिए है, इसी की वजह से आर्थिक असमानता है और अमीर है गरीबों का शोषण कर रहा है। तो निजी संपत्ति ही सारी समस्या का जड़ है, ऐसा समाजवादियों का मानना था। उनका तर्क यह भी था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोज़गार भी मिलता है, जैसे पूंजीपतियों के पास बहुत सारा पैसा है, वो फैक्ट्री लगाते हैं, इससे दूसरों को रोज़गार भी मिलता है, ऐसा सही है। लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी जो हैं, अमीर जो व्यक्ति हैं, वो अधिक फ़ायदा खुद अपने पास रखता है और लाभ का बहुत कम हिस्सा मज़दूरों को देता है, जो सही नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि मज़दूरों की वजह से वो अधिक कमा पा रहे हैं। आज इतने ज़्यादा पैसे हैं, संपत्ति है उनके पास, और मज़दूरों का आधा हिस्सा भी नहीं पहुंच पाता है, बहुत कम हिस्सा पहुंच पाता है। ये शोषणकारी व्यवस्था है। तो इस तरह से समाजवादियों का सोच था, तर्क था। वह उनके बारे में जो पूंजीपति की बात करें तो वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं, और वह जो बेरोज़गार हैं या फिर जो मज़दूर हैं उनके बारे में नहीं सोचते।
उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाने वाला तो लेबर ही होते हैं, मजदूर ही होते हैं, जो उनकी संपत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कमाई को बढ़ा देते हैं। लेकिन उनकी कमाई का कुछ हिस्सा ही मजदूरों को प्राप्त हो पाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरी समाज का नियंत्रण हो, इसका मीनिंग ये कहना चाह रहा है समाजवादी कि देश में किसी प्रकार का निजी संपत्ति ही ना हो और देश में जो भी संपत्ति है उस पर पूरे समाज का समान रूप से अधिकार हो। तो ऐसे में ना तो देश में कोई अमीर होगा ना ही गरीब होगा। तो इस तरह से आर्थिक असमानता समाप्त हो जाएगा और आर्थिक समानता स्थापित हो जाएगा और इस तरह से लोगों का कल्याण भी हो पाएगा। तो इस तरह से समाजवादी अपना बात रख रहे थे। समाजवाद इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर भी अभियान चलाए थे। कार्ल मार्क्स की बात करें और फ्रेडरिक एंगेल्स की बात करें तो इन दोनों की विचारधारा समाजवाद को लेकर बहुत बेहतरीन रहा। इन दोनों विचारकों के वजह से ही कहीं ना कहीं यूरोपीय समाज में समाजवाद का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। तो मार्क्स के विचार बहुत प्रभावशाली रहा। उसके बारे में समझते हैं कि मार्क्स का विचार एक्चुअली में था तो क्या था। तो मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादियों का समाजवाद है। मतलब जो औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रहा है, तो ये जो फ़ायदा होगा औद्योगिक क्रांति से तो सिर्फ देश के जो पूंजीपति है, पूंजीपति समाज जो है, सिर्फ अमीर वर्गों को ही फ़ायदा होगा, पूंजीपतियों को ही फ़ायदा होगा। फैक्ट्री में लगी मजदूर, फैक्ट्री में लगे जो मजदूर हैं उनको इससे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मज़दूरों का जो मेहनत का जो मुनाफा होता है मिलने वाला है नहीं है। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते रहेंगे और मज़दूरों की तक मतलब ये लाभ का हिस्सा नहीं पहुंचाएंगे तो मज़दूरों की स्थिति सुधरने वाला है नहीं। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मज़दूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन को समाप्त करना पड़ेगा, उखाड़ फेंकना पड़ेगा। मतलब देश में किसी प्रकार का निजी संपत्ति होना ही नहीं चाहिए। इसके लिए ऐसी व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए, ऐसा मार्क्स का कहना था। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न समाज का स्थापना करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो पूंजीवादी जो समाज है जिसमें मजदूरों का शोषण होता है, ऐसे समाज को समाप्त करने के लिए, ठीक है, मजदूरों को एक अलग प्रकार का समाज का निर्माण करना पड़ेगा। ऐसा कार्ल मार्क्स का विचार था, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरी जनता का अधिकार हो। ऐसी समाज का गठन करना पड़ेगा। तो इस तरह का विचार प्रकट कर रहे हैं कार्ल मार्क्स। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने भविष्य के इस समाज को साम्यवादी का नाम दिया। मतलब ये इन्होंने ही नाम दिया इस व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था, जो जिसमें मतलब जो भी देश की संपत्ति होगा वो सरकार के नियंत्रण में होगा और उस पर जनता का समान रूप से अधिकार होगा। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत तो मजदूरों का ही होगा और उनकी राय सही भी होता है, उनकी जो सोच था वो सही भी होता है। और जल्द ही कुछ सालों में ये संघर्ष चालू होता है बहुत तेज़ी से और एक टाइम आता है जो पूंजीपतियों को हारना ही पड़ता है मजदूरों के सामने और रूस में साम्यवादी व्यवस्था का विस्तार होता है, साम्यवादी स्थापित हो जाता है। तो आई होप ये टॉपिक समझ में आ चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।